चलो देखो, तो अब ये वाला जो टॉपिक क्या है, आज का जो टॉपिक क्या है, यहां से नया स्टार्ट होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो इसके पहले क्लास कल वाला लेक्चर भेजे उसमें जो लोग बता रहे जो उसको डिटेल पर लेक्चर है, अच्छे से देख लेना उसको, ठीक है। और जो समझ नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ठीक। तो इसको देखो क्या, अब हमको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है। अब देखो प्रोजेक्ट का मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना यार कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे मान लो कोई काम मिला यार हमको, ये काम करवा, सड़क बन रही है, एक ये प्रोजेक्ट आया, तो ऐसे ना इसका भी एक प्रोजेक्ट आया। अब उस प्रोजेक्ट में देखो हुआ क्या, देखो तुम लोग याद करो, हम लोग के अंदर ऐसे यहां पे सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में होता है क्या, क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। अगर डीएनए को देखेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। और इसमें अपने अपने क्या होते हैं, बेस पेयर, तुम लोग ये बात पढ़े हो। टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, याद है किसी को, ह्यूमन में, बुला दिए ना, 3 × 10⁹ बेस पेयर तो बताए थे ना ऐसा। देखो टोटल इतना बेस पेयर होता है। अब सोचो कि ह्यूमन में टोटल ऐसा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 यानी 23 पेयर हो सकते हैं ऐसा। तो अब सोचो सभी जितने 46 है यानी 23 पेयर, सभी में अपना अपना डीएनए होगा, सब में डीएनए होगा, और सब में क्या होगा, बेस पेयर होगा। अब बेस पेयर में होता क्या है, यही तो होता है डीएनए में ए टी सी जी, यही तो है बेस पेयर। तो जो ये ऐसे यहाँ पे तुम लोग दिख रहा होगा इस इमेज में, इस वाले में नहीं दिखाई दे रहा है, आगे दिखेगा, ये वाले में ये जो बन रहा है ये पूरा ATCG, ये क्या है, ये पूरा बेस पेयर है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान लो इसको बना दिए, मान लो हमारा डीएनए आया ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे करके चलते गए ATCGTATGC ऐसे करके आता चला गया। अब ये जो बन रहा है ये एक हमारा डीएनए का पूरा बेस पेयर है, और यही हमारा जेनेटिक कोड बनेगा, बना था ना जो 3 का पेयर करके। और ये पूरा जो आया ये हमारा एक यूनिक कोड है, इसी को टेस्ट करके बताया जाएगा कि हाँ ह्यूमन के जो डीएनए है वो कैसे कैसे अरेंज है, पहले क्या है, टी है, फिर है, या टी कितने बार आया, ए कितने बार आया, सी कितने बार आया, कौन कब आया, ये सब पूरा एक बन गया। अब सोचो कितने जितने बेस पेयर हैं, सभी बेस पेयर को इकट्ठा करके उसका एक डाटा बनाया गया। बस समझ गए ना, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें उनके बेस पेयर को इकट्ठा करके उसका एक पूरा डाटा बनाया गया कि इतने 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 टाइप का है, इतने नंबर का है, इतने इतने स्थान पे ये है, उसके स्थान पे ये है, उसके स्थान पे ये है। बस समझ गए ना, उसी डाटा को तैयार करने के लिए उसको जो बोला गया, उसको बोला गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बस समझ गए ना, उस डाटा को तैयार कर दिया गया। जैसे क्या, सबका अपना अपना सीरियल है, ATCGA, इस सीरियल को एकदम अच्छे से निकाल के उसको पढ़ा गया और उसको ऐसे डाटा बना के लिख दिया गया, उसको बोला गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बस समझ गए ना। अब सोचो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या करना है इसको करने की। अगर हम किसी के डीएनए की ऐसे सीक्वेंसिंग कर लेंगे और उसको अपने पास रखेंगे, अगर कोई मान लो पूछेगा या कुछ चीज कहीं से निकाला जाएगा तो हम उसका निकाल लिए और इससे मैच करा लिए, तो हमें ये पता चलेगा जहां से निकाले वो पक्का ह्यूमन की बॉडी रही होगी। बात समझिए ना। जैसे जैसे अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो तुम लोग सुने होगे वहां पे बहुत सारी डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट हुआ था, क्योंकि वो जल गई थी, अब वो पहचान में आ ही नहीं रही थी। तो अब उनका डीएनए टेस्ट हुआ, और जो उनके रिलेटिव होंगे, जो बच्चे होंगे, जो घर पे रहे होंगे, उनका टेस्ट हुआ। अगर उन दोनों का मैच कर गया तो पता चल गया हाँ ये बॉडी तुम्हारी है। तो ऐसे पूरा एक सीक्वेंसिंग किया गया। अब सोचो उस सीक्वेंसिंग करने से बहुत सारी चीज हमको अगर कभी बाद में जानना होगा, कुछ चीज समझना होगा, तो उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं, वो डाटा मेरे पास रहेगा। जैसे सबका आधार कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड में सबका डिटेल लिखा होता है, पहले आधार कार्ड नहीं बनता था, अब धीरे धीरे सब में क्या हो गया, मतलब जरूरी हो गया है, तो सबके पास आधार कार्ड है, उसका एक आधार नंबर है, जो तुम लोग को याद ना होगा अपना अपना आधार नंबर, याद है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद मतलब सब अपना आधार नंबर होता है। जैसे कोई उसको डालेगा तो तुम्हारा डिटेल आ जाएगा। अब कुछ क्राइम करोगे, बोलो ना आधार नंबर लाओ, काट दो, तुरंत डालेगा, बता अच्छा ये यहाँ किया वो पता चल जाएगा। तो ऐसे ये इसीलिए इसको सीक्वेंसिंग किया गया। अब इसी सीक्वेंस करने को बोला गया ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट। बात समझ गए ना। अब थोड़ा बात समझते हैं कि अब इसमें आगे क्या बात है। ये अब ये देखो,
जैसे कि वो कुछ बात यहाँ पे जो लिखी है ये सब इधर तो बता दीजिए जो क्या था। अब हाँ एक बात समझ जाओ, टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होता है ना, जिसमें 22 ऑटोसोम होता है और एक जो होता है क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम या उसको एलोसोम बोलते हैं, है ना। अब जो ये जो है सबका, अब सभी क्रोमोसोम में डीएनए होगा तो सभी क्रोमोसोम का डीएनए का सीक्वेंस निकालना है। अब यहां थोड़ा डाटा देख लो, इंटायर डीएनए द हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हेप्लॉइड सेट मतलब 2n का n आधा, जैसे कि गैमेट में जो होता है ये करोगे उसको क्या बोलते हैं जीनोम, और उसी को निकालना है। जैसे कि ह्यूमन में जो हेप्लॉइड हो कितना होगा 23 होगा, टोटल 46 होता है तो हेप्लॉइड कितना आएगा 23 आएगा। अब उस 23 में निकालना कि ह्यूमन जीनोम यानी जो हेप्लॉइड सेट है उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर होगा, यानी अगर पूरे पूरे ह्यूमन का बात करें तो इसका दुगना होगा। ये हेप्लॉइड सेट का है ये, है ना। तो टोटल देखो इतना बेस पेयर है ह्यूमन में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये बात था, ये जो प्रोजेक्ट था ये 1990 से शुरू हुआ और 2003 मतलब उसको 13 साल में खत्म करना था, उस प्रोजेक्ट को 13 साल में खत्म करना था। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये 1900 से शुरू हुआ, 1990 से और 2003 तक चला। लेकिन इसमें कुछ चीजें नहीं हो पाई थी तो फिर ये 3 साल और बढ़ गया था, वो 2006 तक चला था। क्योंकि ये जो क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस निकालते निकालते बहुत समय लगा, बहुत कॉस्टली था। हम उसको सब डाटा बताते हैं कैसे कैसे। और ये जब निकाला गया तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है वो सबसे ज्यादा लंबा है। जैसे अगर हम लोग बात करें 23 पेयर है ना, तो जो नंबर 1 वाला क्रोमोसोम ज्यादा लंबा है, उसका दूसरा वाला कम छोटा 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 ऐसा होता चला जाता है। जैसे दिखाई दे रहा है, देखो तुमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से बढ़ रहा है फिर लास्ट में जो हो रहा है छोटा जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा जो होता है उसका निकालने में और ज्यादा समय लग गया। तो डाटा का जो प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड था वो 13 साल था। जैसे बोलते हैं ना कोई गवर्नमेंट ने स्कीम दे लो हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, ये पुल बनाओ, तुम 4 साल बना के कंप्लीट करो। अब कोई वजह आ गई, मान लो अभी यहाँ पुल बन रहा है फाफा मऊ में, लेकिन अब बाढ़ आ गई तो काम रुका हुआ है। अब मान लो कोई नेचुरल ऐसी कोई आपदाएं आ जाए तो नहीं बन पाएगा, तो समय और लगाना पड़ेगा। तो इसी चक्कर से कुछ बढ़ गया, समय 13 साल का था लेकिन समय फिर और बढ़ गया। अब वो दिखाते हैं उसमें। अब उसको जो किया फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट, मतलब ये बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब छोटे मोटी बात नहीं। क्यों मेगा प्रोजेक्ट था? अब द सीक्वेंसिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड मैपिंग ऑल द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। अब इसको करने के लिए, ये HGPU करने के लिए ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो कौन कौन किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये और एक और था कोई यहाँ पे कहीं होगा, अच्छा 2 ही इसमें दिया गया, एक और था उसमें। मतलब ये दोनों मान लो कि ये दोनों मिल के क्या किए, इसको HGPU को किए। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ और सी बात दिया गया है, इसको डाटा दिखाते हैं। ये तो वही सब बात लिखा 1990 से स्टार्ट हुआ, ये इतना बेस पेयर था। देखो इसको सीक्वेंस करने में, इसको मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला गया कि इसको सीक्वेंस करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी। अब वो कॉस्ट तुमको गिनाते हैं कैसे आ रही है कि जानते हो, जो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई एक बेस पेयर को, अगर हम एक बेस पेयर को सीक्वेंस में लगाएंगे तो उसमें जो है उसमें यूएस का $3 लग रहा था, $3, मतलब एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में। अब सोचो कितना था, ये देखो ये डाटा वही लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कितना, एक बेस पेयर को इतना 3 लग रहा था। और जब उसको ऐसे मान लो करके पैसा देके लगा के लिखते गए तो लिखते लिखते इतना ज्यादा सीक्वेंस भी आ रहा था, उसको कहाँ लिखेंगे। अब लिखने के लिए डाटा और दिया गया है कि अगर मान लो ये तो इतना कास्ट हो गया उसका, और इस कास्ट को पूरा मिलाओगे तो कम से कम $9 बिलियन आएगा। हमारा ना, मतलब कितना बड़ा खर्चा है, $9 बिलियन। इसको पैसा में निकालोगे तो मतलब फिर बहुत पैसा लग जाएगा, इतना खर्चा आया था। अब इसको देखो, अब इसमें सबका लिखना है, मान लो सब क्वेश्चन निकालो, ऐसे लिखते जाओ ATUCG ऐसे लिखोगे तो लिखते लिखते पेज भरता जाएगा और तुम्हारे पास जो लिख के आएगा वो डाटा जानते हो कितना हो जाएगा। यहां देखो, अगर हम लोग एक ये बनाए कि मतलब 1000, मतलब एक बुक ले जिसमें कितने पेज रहे, 1000 पेज, मतलब एक बुक ले जिसमें 1000 पेज रहे और एक पेज में 100 वर्ड आए। नहीं, इसमें नहीं लिखा है, एक सेकंड रुको, क्या लिखा है इसमें, इतना ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्स द 1000, अच्छा सॉरी, मतलब उसमें 1000 लीटर आए
और इस तरह में इतने पेज होंगे, और ऐसे करेंगे तो जब लिखेंगे तो टोटल 100 बुक बन जाएगी। कितने बनेगी? 3300 बुक। हाँ नहीं, मतलब ये पूरा ह्यूमन का वो लिखने में, जो ह्यूमन का प्रोजेक्ट निकालेंगे, जो अगर इतना लिखेंगे ऐसे ऐसे करके पूरा, तो इस तरह कंटेन करके लगभग कितना बुक बनेगी? 3300 बुक बनेगी। और एक बुक कितने पेज की रहेगी? 1000। ये समझ गए ना? आप सोचो उसको कहाँ रखोगे, कोई पूछेगा तो कैसे करोगे, बात समझ गए ना? तो ये सबको हटा दिया गया, उसको एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया, एक पूरी अलग से उसका एक स्ट्रीम बनाई गई। उस स्ट्रीम को बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बात समझ गए ना? अभी एक कोर्स भी चलता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, तुम लोग जाके गूगल पे सर्च मारोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आएगा। NCBI नाम की एक साइट है, वो सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर पेड भी आते हैं, बाकी ऐसे भी है कुछ, उसमें साइट में डाला है, उसको जब सर्च करोगे तो उसमें पूरा डाटा आता है। तो उसमें आते हैं ATCG डाल, ऐसे रैंडम डाल दोगे ना तो उसमें आ जाएगा ये किस एनिमल का है। अब तो बहुत सारा डिस्कवर हो चुका है, ये तो डाटा NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, बात समझिए ना? और बहुत कुछ है। तो उसको बेस पेयर बनाया गया और उसको एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, उसमें उसको डाल दिया गया। अब जो देखना चाहेगा तो वहीं से, क्योंकि अब उसका तो कोई लिमिट है नहीं, कितना भी डाल दो। तो अब उसको उस पूरे अलग से स्ट्रीम बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बात समझ गया ना? तो ये बोला गया क्या, ये रहा HGP का कुछ बात। अब यहाँ पे उसका क्या गोल्स है, HGP करने का क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों हम लोग HGP करेंगे? देखो ये क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन द ह्यूमन DNA। मतलब अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो हमें ह्यूमन DNA में जो अलग अलग टाइप के जीन है उसके हमें आइडिया लग जाएगा। जैसे हमें ये बात नहीं मालूम है कौन सा जीन आई बना रहा है, कौन सा जीन ईयर बना रहा है, अगर ऐसा कर लेंगे तो हम जान जाएंगे। या कोई बाद में भविष्य में कोई बीमारी होगी तो हम उसको निकाल के कहते अच्छा ये जीन तो दिक्कत कर रहा है, ये जीन नहीं होना चाहिए लेकिन ये जीन आ गया है, तो उसको निकालने के लिए कोई बीमारी होगा तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा देखो, सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ द ह्यूमन DNA। आइए कर पाएंगे तो जो उसका बेस पेयर है हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, पूरा कुछ रहेगा मेरे पास, और स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। उसको हम एक डाटाबेस में स्टोर कर लेंगे, जब कोई पूछेगा खटाक से करके उसको दे दिया जाएगा, है ना? और क्या है, इंप्रूव द टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस। अब HGP जो कर पाएंगे तो हमारे पास एक अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो टूल्स आएगा। अब किताब में पलना पलटना 3300 बुक में कोई पूछेगा तो कब तक ढूंढोगे? कोई ढूंढ ले तो 3-4 महीने ढूंढते ही लग जाएगा, तब उसको रिपोर्ट बताओगे। तो ये करने में डाटाबेस आएगा। और ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर। मतलब अब जैसे अदर सेक्टर मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये टेक्नोलॉजी देखें, हाँ कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को देख लिए, उसको समझ जाएंगे, ऐसे देख के पूरा एनालाइज कर पाएंगे, है ना? तो अब इसमें देखो, ऐसे मान तुम ऐसे समझो, जैसे पहले पुराने जमाने में एक मीनिंग की डिक्शनरी आया करती थी, तुम लोग जानते हो डिक्शनरी, वर्ड की डिक्शनरी, उसमें अल्फाबेट से ढूंढा जाता था। तो कोई मीनिंग अगर नहीं आ रही है तो हम लोग पास हुआ करता था एक इतनी मोटी डिक्शनरी, उस मोबाइल के ना जमाने में। हाँ तो उसको ढूंढते, अच्छा कौन सा बोलो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे करके अल्फाबेट आया करता था। तो उसको पलटने में कम से कम 5-7 मिनट लग जाता था। लेकिन अब क्या है, मोबाइल में फटाक से स्क्रीन डालो, आ जाएगा पूरा उसका एक्सपीरियंस सही आ जाएगा। तो मान लो वही वाला पैटर्न ये भी है, उसको करने में, ये करने में सब होता है। अब देखो ये एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इसको शॉर्ट फॉर्म में ELSI बोलते हैं। मतलब कोई ऐसी समस्या, मतलब जो इथिकल है, सोशल है, कुछ समझना है, वो सब इशू इस प्रोजेक्ट से समझ में बात को आएगी। तो ये सारे इसको क्या थे, गोल थे HGP के। बस समझ आता रही है? अब उसके ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे ऐसे से तो क्या आएगा, जब तुम लोग सर्च करोगे NCBI की साइट और उसमें से कुछ डालोगे ऐसे रैंडम ATCG कुछ ऐसे, तो कुछ उसमें नाम लिख के आएगा कि ये ऑर्गेनिज्म है। बस समझ गए ना? वो लिख के ऐसे आता है, कभी मौका मिलेगा दिखाएंगे। अब यहाँ पे इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको थोड़ा समझते हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो देखो, इट इन्वॉल्व 2 मेजर अप्रोचेज। देखो बताया था, जब DNA से RNA बने था तो पहले HNRNA बना था, उसमें क्या था, बीच में इंट्रान था, है ना? उसको फिर निकाला गया तो वो mRNA बना। तो तुम सीक्वेंसिंग दोनों कर सकते हो, या तो तुम, क्योंकि इंट्रान का हमारे कोई काम नहीं है ना, इंट्रान का हमारे लिए कोई काम, वो फंक्शनलेस था, तो या तुम उसको निकाल के सीक्वेंसिंग करो या तो उसको भी सीक्वेंसिंग कर दो, दोनों कर सकते हो, है ना? तो देखो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो ये है, देखो ये बीच में एक जान है, यहाँ इंट्रान सबका सीक्वेंसिंग किया। या तो क्या करो कि इसको पूरा जोड़ के जो नया बना इंट्रान, या उसी को हम लोग cDNA बोले, है ना?
जो नया बना उसको सी डीएनए बोला गया। और देखो यहाँ सब इंट्रान इंट्रान था, इसको अगर निकालेगा, इधर वाला क्या है, बीच वाला क्या है, इंजा विज्ञान है, ये है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग, जिसको ESTS बोलते हैं, ये फोकस ऑन द आइडेंटिफाई द ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। मतलब ये वाला क्या है, मतलब सभी को सीक्वेंस करना है जो RNA कर रहा है, जो मतलब जो सॉरी उसको करना है जो RNA बनाएगा। RNA वही बनाएगा जो केवल और केवल एग्जाम होगा, इंट्रान RNA नहीं बनाएगा, है ना। अब इसके बाद एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब उसको किसी को निकालना नहीं है, सबका सीक्वेंस कर जाओ, क्योंकि जो इंट्रान है उसका भी तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा ना, ATCG कुछ होगा समथिंग, तो उसको दोनों को करोगे तो ये वाला कहलाएगा। केवल एक्सपो करोगे जो हमारा RNA बनाता तो ये वाला कहलाएगा। उसको मेथड बोलते हैं ESTS, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, है ना। ये भी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आता है देखने को, है ना। तो ये बात हो गया। अब इसका देखो कुछ और पूछने, मतलब कैसे करेंगे, मतलब हम किसी को निकालना, मतलब उस सीक्वेंस करना तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेट DNA फ्रॉम सेल। मदन लाल है ये, इनसे DNA निकालेंगे, मतलब किसी भी सेल के DNA निकालेंगे। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट, उसको ऐसे से काट लेंगे। अब काट लिए, अब ये क्लोन इन द होस्ट बैक्टीरिया या ईस्ट, देखो उसको क्लोन करना है। क्लोन मतलब क्या होगा, जैसे हम जैसे जिसकी सेल निकाले हैं, तो अब उसका ऐसा तो नहीं उसकी पूरी बॉडी ले आके क्लोन बना देंगे, वो मर जाएगा। कोई ऐसा आदमी करेगा कि भाई मेरा निकाला लो, मेरी एक सेल ले लो, अपना कर लो, एक सेल ले आए, अब उसको खूब सारा हम कॉपी करें, उसको क्लोन बना लिए। अब वो क्लोन बनाएंगे तो उसको उसमें एक यूज होता है बैक्टीरिया और ईस्ट, वो बैक्टीरिया के अंदर घुसा के उसको खूब सारा ग्रोथ कर लेते हैं, ईस्ट में घुसा उसको ग्रोथ कर लेते हैं। तो अगर बैक्टीरिया में घुसा ग्रोथ किए तो वो कहलाया BAC, ईस्ट में किए तो YAC कहलाया, है ना। अब फिर देखो, अब जब ये हो गया, अब उसका एम्प्लीफिकेशन कर लिए, मतलब खूब सारा कॉपी बना लिए। इसलिए तुमको एक पेज दे दिए, सब में बांटना होगा तो क्या करें, फोटो कॉपी कराना पड़ेगा, करा के सबको दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। करा लिए और करा के सबको दे दिए। अब ये क्या होगा, अब उसको किया अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन। अब देखो उसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ ओवरलैप करेगा, कुछ एक ही चीज दो बार आ जाएगा, है ना। तो अब उसको सबको अरेंज कर देना है ना, जो निकाले हैं सबको अरेंज कर लेंगे कि ऐसे जितना ओवरलैप है उसको हटा दो, तुम सीधे एक सीक्वेंस निकाल लो। जब निकल गया तो पूरा एक सीक्वेंस आ गया। अब उसको किए, अब उसके बाद जो होगा अलाइनमेंट द सीक्वेंस यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब जो अलग अलग सीक्वेंस है उसको सबको अलाइनमेंट कर दिए, असेंबल करना जो बोलते हैं ना, असेंबल करके बना दिए। और जब बन गया तो वो कंप्लीट तैयार हो गया। इसका यहाँ फुल फॉर्म देखो लिखा है BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो ये सब वही प्रक्रिया देखो ऐसे निकाले, फिर अलग बहुत सारा देखो एम्प्लीफिकेशन कर लिए, फिर उसको जो अलग अलग था उसको अरेंज किए, अरेंज करने के बाद उसको अलाइनमेंट करके ऐसे बना दे तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ से शुरू किया और कैसा बन गई, देखो ये आ गया ना, AATGCG से बना है, ये क्या आ गया सीक्वेंस। तो निकालने का मेथड क्या हुआ, या ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है ना, ऐसे देख लिए। अब देखो आगे, ये NCERT में डायग्राम बना है, ये बबूनी का क्या किया गया है, सिक्वेंसिंग। बात समझ गए, यहां से निकाला इसका सेल क्रोमोसोम, उसका DNA, और ये निकाल के कंप्यूटर में डाल दिया गया। इसे परमिशन लिया गया था कि कंप्यूटर में डालोगे तो हमको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि परमिशन किसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया जाता है ना। जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो पूछा गया था भैया किस पे लगाएं, अब कौन तैयार नहीं, हम ही कहे बलि के बकरा बने, समझ गए ना। अब फिर उसमें पैसा दिया गया कि जो लगवाएगा उसको पैसा दिया जाएगा, मर जाएगा तो, मतलब उसको नहीं, मतलब उसके घर वालों को, समझ गया ना। तो ऐसे कह रहा है। अब ये पूरा मेथड देखो यही है, पूरा ऐसा निकाला गया ऐसे करके, लास्ट में उसको सीक्वेंस करके इस तरह डाल दिया गया। अब ये देखो, ये जो मेथड यहाँ पे लिखा है, इसकी ये मेथड है, लेकिन इसको करने के लिए जो एनवायरमेंट है वो तुम लोग को नहीं समझना है। वो लैब में होता है, अपना कैसे डाल क्या करना है वो अलग मेथोडोलॉजी, लेकिन करना मेन ही है। पहले ये करेंगे, फिर काटेंगे, फिर उसको अलग अलग करेंगे, फिर अलाइनमेंट करेंगे, फिर पूरा इकट्ठा करके बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे वो अपनी अलग उसकी प्रॉब्लम है, वो तुम लोगों को वाली बात नहीं है, बात समझ गए ना। तो ये कर लिए। अब ये क्या कहला हीमोजूनो प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे देखो यही सब क्या कहला, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बात ये आया था। अब ये कुछ ये है साइंटिस्ट थे, ये सेंगर हैज आल्सो डेवलप्ड द मेथड ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ द अमीनो एसिड। फिर इन्होंने अमीनो एसिड का सीक्वेंसिंग डेवलप किया, मतलब कि जो प्रोटीन बनता है उसका तो सीक्वेंस होता है ना, कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड के ले आया, मेथियोनिन ले आया, ल्यूसीन ले आया, अर्जिनिन ले आया, सब अलग अलग होता है, तो सबको सीक्वेंसिंग किया गया। तो ये सब इन्होंने किया था। अब DNA इज कन्वर्टेड इन द रैंडम फ्रेगमेंट।
as there are technical limitations in the sequencing very long pieces of DNA। और मतलब जो बहुत बड़ा हुआ जो कि हम उसको लिख नहीं सकते, फिर क्या कहा उसको HGP was the closely associated with the bioinformatics। और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब इसका अगर कोई पूछेगा तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। यहाँ पे एक वो है इंस्टीट्यूट है IIIT झलवा में नाम से, तुम लोग शायद सुनो होगे। तो वहाँ पे बीटेक भी होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे रहते हैं। अब तो बहुत सारे ब्रांचेज आ गए होंगे, लेकिन वहाँ पे जो बायोलॉजी वाले जाते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही पूरा एप्लीकेशन है। मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है एनिमल का, तो पहले तुमको उसको हर चीज़ कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। अब इसलिए पहले मेढक को काट लो, हाँ उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर में रहता है कि सब। जैसे मान लो तुमको दवा का कोई डिस्कवरी करना है ना, मेडिसिन का, तो अपनी मेडिसिन बुलाओ, क्योंकि जो मेडिसिन निकालोगे जहाँ से वही कहीं ना कहीं प्लांट एनिमल्स निकाला जाएगा, तो उसका कोई ना कोई DNA होगा, उसका ना कोई सीक्वेंस होगा, उसको सीक्वेंस को ले आओ। ह्यूमन सीक्वेंस पे हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस पर उसको भिड़ा दो, मतलब उसको ब्लास्ट कर दो डाल के, तो उसका रिजल्ट आएगा, तो बताएगा क्या इसका इफेक्ट यहाँ हो रहा है, इसका इफेक्ट वहाँ हुआ। पहले वहाँ से पूरा डाटा तैयार कर लो कि ये वाली दवाई इस पे काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हर प्रोटीन का काम जो बनती है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, जेनेटिक कोड से। तो पहले उसी पे जाके उसको चेक कर लो, जब वो कुछ कुछ काम करने लग जाएगा तब उसको तुम लाइव एक्सपेरिमेंट करना है। पता पहले मेढक काट दिए या किसी आदमी को निपटा दिए, नहीं आप लोग तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, समझ गए ना। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इसीलिए आप सभी पहले कर लिया जाता है। इसीलिए देखो पहले मेढक का डायसेक्शन करना था, अब मना कर दिया गया, अब मतलब वो हाँ अब वो काटना बंद कर दिया गया, क्योंकि अब बिना मतलब वो जो मन में लाओ काटेगा, मेढक काट दिए फालतू में, अब इसको मना कर देगा। पहले ऐसे करोगे, क्योंकि आप जानते बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन आए हैं जिसमें मतलब तुमको बॉडी काटना तो उससे बॉडी दिखाई देगी, ऐसे कट लगाओ पूरा हट जाएगा, इंटेस्टाइन आएगा, मतलब ऐसे कंप्यूटर पे ही वो दिखेगा, उसको काट दो अंदर क्या है वो दिखेगा, ऐसे उसको फैला दो, फिर उसके अंदर जाओ क्या है पूरा सब हर चीज है उसमें। तो वहीं पहले काट पीट के सिखाया जाता है, मतलब रियल में आदमी को ना काटा जाए, है ना। तो ऐसे चलता है ये सिक्वेंसिंग किया गया। अब ये तो डाटा वो ये देखो, ये तो ऑफ द 24 क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम, यानी क्या बोलते हैं एक्स एंड, ये जो 22 ऑटोसोम होता है एक्स एंड वाई, या तो मतलब मेल और फीमेल में अलग 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 क्रोमोसोम। ये देखो ये सबसे जो बड़ा नंबर क्रोमोसोम था बताया ना, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था, उसको सीक्वेंस करने में बहुत समय लग गया था, तो 2006 तक कंप्लीट हुआ था। वैसे वाकई उसका क्या था वो। अब ये genetic and physical map on the genome where the generated using the information on the polymorphism, जिसको restriction endonuclease बोलेंगे। अभी इसका काम एक बार आएगा वहां पे जब पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी। जैसे अभी हमने बोला कि DNA सेल से DNA को निकालना है, फिर DNA को काटना है, तो ऐसे कुल्हाड़ी लेकर DNA को नहीं काटना होगा, लिए मार काट दी, उसके लिए अलग से कुछ काटने का एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, उसको आरी बोलते हैं। आरी जो काटने वाला आरी, तो वो वाला आरी नहीं है, लेकिन इसका फुल हाफ फॉर्म है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, हाँ RE, ये वाला RE, इसीलिए इसको आरी बोलते हैं। आरी मतलब काटना होता है, इसलिए उससे रिलेट कर सकते हैं, ये काटता है, किसको काटता है, DNA को काटता है। आइए रिपीटिंग DNA सीक्वेंस ऑफ द, इसको माइक्रो सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब DNA सीक्वेंसिंग आल्सो हैव बीन डन इन द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का भी सीक्वेंसिंग है, ईस्ट का भी है ना। ये क्या बोलते हैं इसको, साइनो, क्या पढ़ेंगे, चमक रहा है हमको यहाँ से, साइनोरैबिडिस इलिगेंस, साइनोरैबिडिस इलिगेंस ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। ये निमेटोड मतलब जो एक तुम लोग सुनोगे ना, टेपवर्म, स्कैरिस, जो पेट के अंदर पड़ जाता है, तो उसी को निमेटोड बोलते हैं। तो ये फ्री मतलब ये नॉन पैथोजेनिक मतलब बीमारी काज करने वाला नहीं है, उसको नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। अगर किसी से बीमारी होती है तो उसको पैथोजेनिक बोलते हैं, बीमारी कॉज नहीं हो रही तो उसको नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। बस समझ गए ना। जैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है बीमारी नहीं करते हैं तो उसको नॉन पैथोजेनिक, जो करते हैं पैथोजेनिक, है ना। और ये एक ड्रोसोफिला नाम का प्लांट था, ड्रोसोफिला, सॉरी यार प्लांट बोल दिए, मतलब एक ये मतलब ये वाला क्या बोलते हैं निमेटोड, और ड्रोसोफिला मक्खी उसको बोलते हैं। और प्लांट में राइस का और एराडोप्सिस का, इन प्लांट का सीक्वेंसिंग किया गया है और इसका निमेटोड सीक्वेंसिंग किया गया है। तो
तो इसका भी डाटा उपलब्ध है जो कि सिक्वेंसिंग करके रखा गया है। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे ये बस खत्म है, बस यही एक हाँ, टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। चलो अच्छा, अरे रुको भी, इसको तो कम से कम ये और खत्म कर दिए वाला साइलेंट। अरे रुको, अभी 10 मिनट है, रुक जाओ बस। चलो सुनो, देखो साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम, इसका बस ये समझ जाना है क्या इसका साइलेंट फीचर है। देखो ह्यूमन जीनोम कंटेंस, इसमें देखा जाए तो लगभग 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस को देखा गया। बस ये डाटा है, बस समझना नहीं है, बस जल्दी हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ जीन की बात करें तो ये 30,000 है। ये एवरेज जीन कांस्टेंट बोलते हैं, ये 3000 बेसिस हैं। ये बट साइज वेरी लार्ज नोन एज द ह्यूमन जीन। अब ये डिस्ट्रोफिन ऑन द एक्स क्रोमोसोम कंटेन द 2.4 मिलियन बेस है। बस यही बस डाटा, इसको देखना जल्दी जल्दी, और उसमें कुछ है नहीं बस। अब देखो दूसरा क्या है, ये साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, इसका बस देख लो बहुत जल्दी। अभी समय है 5 मिनट। अभी समय है 5 मिनट। चलो अच्छा ठीक है, कल पढ़ते हैं फिर।